हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट से अपने व्हाट्सएप चैनल पे पूछा था कि बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये सेलेक्ट किया है टॉपिक जो आपके सामने है कि मैम हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। इस पे थोड़ा हमको गाइडेंस दो बिकॉज हमको ना प्रोविजन सारे आते हैं, हमको कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन भी समझ आता है, बट हमको लिखना कैसे है वही समझ नहीं आता। जब हम कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमको समझ ही नहीं आता ये स्टार्ट कहाँ से करें, इसको इसका आंसर लिखना। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन बच्चों ने मुझसे पूछा है, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। देखो, जब आप आंसर राइटिंग की बात करते हो ना तो ये टोटली डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा है। तो द बेसिक द बेसिक पॉइंट इज योर आंसर राइटिंग इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अगर मैं सीएस, सीए, सीएमए की बात करूं तो मोस्टली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहला तो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको जो है एक क्वेश्चन दिया जाता है, सपोज इसके फीचर्स बता दो या फिर कुछ बता दो और उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर बहुत बड़ा लिखना है। आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिख ले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर आ गया, आपने 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट्स लिख दिए, छोड़ दिए, आपको लगा मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे मार्किंग सिस्टम एप्लीकेबल होती है। क्या पता आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमएआई के मार्किंग सिस्टम के हिसाब से उन्होंने हर पॉइंट के लिए आधा मार्क दिया हो। तो अगर आप इस केस में 10 पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपके नंबर्स तो गए आधे वहीं पे। तो मेक श्योर जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट आए आपको आंसर क्या लिखना है? लॉन्ग आंसर लिखना है। एंड वो भी रिलेवेंट प्रोविजंस के साथ। ऐसा नहीं है लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखना है मतलब आप उसमें कुछ भी लिखे जा रहे हो, दिस इज रॉन्ग। और सेकंड और फोर्थ पे हम बाद में आएंगे। पहले हम थर्ड और फोर्थ, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं विच इज डिफरेंस बिटवीन। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना हमारे एग्जाम्स का, अगर ये आपको पेपर में मिल जाए तो बाकी सब क्वेश्चन छोड़ देना, सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना बिकॉज ये ना नंबर देखे जाता है और अच्छे खासे नंबर देखे जाता है। अगर आपके एग्जाम में 16 या 20 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन आता है तो ट्रस्ट मी, अगर आप उसमें से 3 भी लिखते हो ना तो आपके 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए बिकॉज इसमें जो है ना वो मार्किंग कम करने के चांसेस बहुत कम होता है। तो इसलिए अगर डिफरेंस बिटवीन आता है, कंपैरिजन पॉसिबल है तो इसको टेबल फॉर्मेट में लिखो, अगर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो। अब आपको यहाँ तक ये समझ गया आपको दो तरीके को क्वेश्चंस जो है वो कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। व्हाट इट सेज कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो कैसे करना है। देखो, हमारे टैक्स और सीएफएम, अगर सीए के ऐसे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो आप उसको रिलेट कर लेना, ठीक है। इनमें अगर आप देखा जाए तो 40 टू 60% थ्योरी आती है। तो जैसे थ्योरी के क्वेश्चंस है वैसे इनको अटेम्प्ट करना है। बट आपको पता है सीएफएम और टैक्स एक प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर जो है वो आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ता है। अब देखो, जैसे टैक्सेशन का हो गया तो टैक्सेशन के जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसी होती है। सीए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट होता है जो आपको 100% आना ही चाहिए। एंड इफ यू वांट एग्जाम्पशन इन टैक्स एंड सीएफएम ना, आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हर टैक्स और सीएफएम के हर चैप्टर के अगर आप 50 टू 60 क्वेश्चंस कर लेते हो ना, सिंपल इजी हार्ड सब मिला के, बस सॉल्व कर लेते हो ना, लिख के देख लेते हो ना अपने नोटबुक में, ट्रस्ट मी यू आर सॉर्टेड विद दिस टू सब्जेक्ट्स। अब आता है सबसे प्यारा क्वेश्चन कि हम कमेंट्स या फिर एडवाइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे आंसर करें। देखो, जब भी हमको कमेंट या फिर एडवाइस वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है ना कि आपको वहां पे बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट ये बताना पड़ता है कि अगर इस सिचुएशन में आप होते तो आप आपके क्लाइंट को क्या एडवाइस देते। तो इसलिए आपको सबसे पहले वहां पे रिलेवेंट प्रोविजंस लिखने हैं, जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। नीचे सेकंड पॉइंट में फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं कि इस केस में क्या क्या हुआ है। पहले आपने ये बता दिया कि इसका इलाज क्या है, फिर बता दो इसमें हुआ क्या क्या है। थर्ड पॉइंट जो है आपको ये लिखना पड़ेगा, आई हियर बाय एडवाइस और कमेंट। ये देखिए आपको यहाँ पे प्रॉपर कंक्लूजन जो है वो देना पड़ेगा इस आंसर वाली टैब में, ठीक है।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले केस तो होगा नहीं, सिंपली एक लाइन दी होगी, तो बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस ही एक्सप्लेन करने हैं। और लास्ट में ये जो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हियर बाय एडवाइज और कमेंट एज अ कंपनी सेक्रेटरी या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको जो आपका प्रॉपर हाँ या ना में जो आंसर है वो लिखना भी बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, एग्जाम में प्रोविजंस लिखते हैं और लास्ट में ना प्रोविजन के ये ही नहीं बोलते कि हाँ या ना, मतलब एक प्रॉपर आंसर ही नहीं देते, बस वो घुमा फिरा के आंसर देते। क्यों? क्योंकि वो खुद ही श्योर नहीं होता है कि आंसर सही है या गलत है। तो ये चीज भी होती है, तो प्लीज इसके लिए आपको थरो रीडिंग ऑफ बुक्स एंड प्रोविजन चाहिए होगा। अब आता है आपका सबसे फेवरेट एंड मेरा भी, केस स्टडी। देखो, जब भी कोई केस स्टडी क्वेश्चन आता है ना, यूजुअली स्टूडेंट डर जाता है, बिकॉज केस स्टडी बहुत बड़ी होती है, फिर उसको समझना। ऐसा नहीं होता कि एक केस स्टडी में एक ही प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है। हमेशा देखना आपके आईसीएसआई आईसीआई के एग्जाम पैटर्न्स में एक केस स्टडी में 4 तरीके के प्रोविजंस होते हैं, जो आपको समझ के उसको इंटरप्रीट करके लिखना पड़ता है। सबसे पहले जब भी कोई केस स्टडी आए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। देखो, जब भी सबसे पहले आपके पास 10 या 12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर जो भी केस स्टडी आए, 5 मार्क्स की, 10 मार्क्स की, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको क्वेश्चन पढ़ लेना है। अब इससे होगा क्या, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसमें पूछा क्या है। एक बार अगर आपने ये पता कर लिया ना इसमें पूछा क्या है, फिर जाके जो आपको केस दिया है ना ऊपर, जो पैराग्राफ दिया है ना वो पढ़ो। फिर जो पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है और जो क्वेश्चन पूछा है वो दोनों को कंपेयर करो, लाइक क्या पूछा है वगैरह समझो। और यहाँ पे आता है आपका थर्ड पॉइंट, इनको कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद आपको प्रोविजंस याद आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर अब आपको लिखना कैसे है केस स्टडी वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, केस स्टडी लिखने के लिए ना एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं और आप ना इस चीज के साथ सॉर्टेड ही हो जाओगे। व्हाट इज केस स्टडी? देखो, जैसे एक डॉक्टर होता है, उसके पास पेशेंट जाता है, डॉक्टर उसको क्या पूछता है, पेशेंट को सबसे पहले हिस्ट्री पूछता है, ठीक है। उसके बाद उसको पूछता है अभी क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद उसको मेडिसिन जो है वो रेफर करता है। सेम चीज हमको यहाँ पे फॉलो करनी है। हमको सबसे पहले रिलेवेंट सेक्शंस, अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि क्या सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। बीइंग अ रैंक होल्डर, मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर किए, ट्रस्ट मी। मुझे जितने इंपॉर्टेंट लगे ना, मैंने उतने ही सेक्शंस याद किए, मैंने कोई भी बहुत ज्यादा सेक्शंस या केस स्टडीज याद नहीं किए थे, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैं उतना ही कर सकती हूँ। अगर 7-8 हजार पेजेस का सिलेबस है और उसको मुझे 6 महीने में पढ़ के एग्जाम्स देने हैं 7 महीने में, तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू रिटेन सो मच थिंग्स। और मैं कोई रोबोट तो हूं नहीं, तो इसलिए सेक्शंस या केस स्टडीज याद करने के पीछे मत भागो। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। बट मैं क्या करती थी ना, जब कभी मुझे सेक्शन याद नहीं आता था या फिर मैं नहीं उसको पढ़ के जाती थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मुझे कॉन्सेप्ट तो पता था ना, सेक्शन नहीं पता है तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो पता है, कॉन्सेप्ट लिख दो कि दिस द अबव केस स्टडी इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल प्रोविजन या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर प्रोविजन। तुमको सेक्शन 135 नहीं याद, बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर तो याद है ना। तो बस कॉन्सेप्ट लिख दो, जहाँ पे सेक्शन नहीं लिख सकते वहां पे, दिस इज द सिंपल थिंग। एंड अब सेकंड पॉइंट आता है, आपको यहाँ पे बताना है एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स लिखो कि केस में क्या क्या हुआ है, और फैक्ट ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा क्वेश्चन ही आप छाप दो, मैं उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी है बस आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है फैक्ट्स में, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोविजंस। जो जो प्रोविजंस इस गिवन केस स्टडी पे एप्लीकेबल है, ये सारे आपको इस पैराग्राफ में लिखने हैं। तो इसमें कितने पॉइंट्स बनेंगे, सबसे पहला 1 फैक्ट्स का, पॉइंट नंबर 2 बनेगा यहाँ पे प्रोविजंस का। अब मेन आता है कंक्लूजन। देखो, अगर आपने केस स्टडी लिख दी, कंक्लूजन आपने बाकी सब 2 पॉइंट लिख दिए, रिलेवेंट सेक्शन, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेबल प्रोविजन, फैक्ट्स, और आपने यहाँ तक प्रॉपर लिखा, बट कुछ बच्चे कंफ्यूजन छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है एप्लीकेबल, मतलब इसको कैसे अप्लाई करना होता है, क्या होता है। तो जो आपने प्रोविजंस लिखे हैं, जो आपके फैक्ट्स है, अब आपको क्या करना है, प्रोविजंस को फैक्ट्स पे अप्लाई करना है। और जब प्रोविजंस फैक्ट्स पे अप्लाई हो जाएंगे ना, तो आपका कंक्लूजन ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो फिर कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, बाय अप्लाइंग अबव प्रोविजंस टू द गिवन केस। अब यहाँ पे होगा आपका आंसर कि ऊपर के दिए हुए प्रोविजंस अगर मैं इस केस स्टडी को, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये प्रोविजंस अगर मैं इस गिवन केस स्टडी को अप्लाई करूं,
तो भाई मेरा कंक्लूजन जो है वो ये निकल के आता है, दिस एंड दैट, ये आपको कंप्लीट लिखना है। अगर आप यही तक आंसर लिखोगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 नंबर मिलेगा, बट अगर आप यहाँ तक आंसर लिखते हो ना तो आपको कम से कम 3.5 टू 3 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस उन स्टूडेंट को पूछना जिनके अटेम्प्ट 1 नंबर से लगे हैं। अब और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती थी, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपको सच में ध्यान रखने चाहिए। राइट ऑल नियर बाय प्रोविजंस इन केस यू डोंट नो द आंसर। कभी कभी क्या होता है ना, हमको क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर में हर कोई क्वेश्चन आना हमारे बस की बात नहीं है। आपको मैं बताती हूँ, मेरा सीएमएसएल का पेपर इतना गंदा था कि मुझे लगता ही नहीं था ये मैं क्लियर कर पाऊंगी, बिकॉज उसमें पुराने पुराने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे थे। स्टिल मैंने जितना मुझे याद आ रहा था ना, हर नियर बाय प्रोविजन वहां पे लिखा था एंड मुझे उसके नंबर्स भी मिले थे। आपको पता है उस क्लास में से सारे स्टूडेंट उठ के जा रहे थे, बट स्टिल आई एम राइटिंग द पेपर एंड उसी का रिवॉर्ड मुझे मिला। अब देखो, अ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है। अब कुछ ना स्टूडेंट्स जो है वो सब अच्छे से आता है, उनको प्रोविजन अच्छा है, सेक्शन अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे है, कंक्लूजन अच्छा है, सब अच्छा है। पेपर ही बहुत गंदा लिखते हैं। इतना गंदा पेपर लिखते हैं ना कि देखने का मन भी नहीं करता। वो क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ऐसे करके। दिस इज रॉन्ग। आपको एक प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है ना वो आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन पेपर में मैं कैसे करती थी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा एग्जाम का आंसर शीट है, ठीक है। मैं क्या करती थी, यहाँ पे लिखती थी। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है या बी है, जो भी है आपको ऐसे लिखना होता है ऊपर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती थी क्वेश्चन नंबर 1 ए, यहाँ पे ऐसे डैश देके ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखती थी और नीचे ऐसे लिखती थी या फिर आंसर, ठीक है। ऐसे करके मैं उसको बनाती थी और उसके बाद जो भी मेरा था ना मैं फिर ऐसे लिखती थी। जो जो मुझे पॉइंट्स देने थे यहाँ पे पॉइंट्स लिखती थी और मैं पूरा लिखती थी। कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी झोल करते हैं। वो क्या करते हैं पता है आपको, पोयम जैसे लिखते हैं। क्या करेंगे, अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसको रोक देंगे, अब यहाँ पे ना इतना ब्लैंक रख देंगे। दिस इज रॉन्ग। आप पोयम लिख रहे हो क्या, जो आप कुछ स्टूडेंट्स फिर बीच में से ही कहीं से चालू कर देते हैं, बीच में से ही कहीं पे खत्म कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। देखो, आपको लग रहा है ना कि आप ये इतना करके पेज भर दोगे, तो ट्रस्ट मी, आपका जो पेपर चेकर है वो एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होगा और शायद उसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी हो। अगर आपका पेपर उसको ऐसे मिल गया ना, वो आपका तुरंत पेपर जो है वो मतलब आपको बराबर से आपकी जहाँ-जहाँ नहीं नंबर्स कटने चाहिए ना, वहाँ भी नंबर काटेगा वो फिर। क्योंकि प्रेजेंटेशन के नंबर्स होते हैं। यही तो वो मार्क्स होते हैं जो आपको मॉडरेशन में मिलते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग वे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये बतानी है मुझे कि हमेशा आपको पूरा पेपर, फुल पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये सोच रहे हो ना, अगर आप 80 नंबर का लिख दोगे और आप ये सोच रहे हो ना कि आपको एग्जाम्शन या फिर आपको बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, ट्रस्ट मी यू आर लूजिंग योर रिजल्ट। अगर आप 100 नंबर्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आप वहीं पे सोच लो कि आपके 10-12 नंबर्स मतलब आपका पेपर जो है वो क्लियर नहीं होने वाला और आपका ग्रुप अटकने वाला है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पूरा पेपर लिखो। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ना, क्योंकि देखो इस वीडियो का टाइटल जो है, मतलब इस वीडियो का टॉपिक जो है वो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे अपने पूछा था जिसका नाम था क्रिएटिव सुब्बू। तो वहां पे स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम प्लीज आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, कौन से क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं, ये हमको बताओ। तो अगर आप मुझसे वहां पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा आईडी का लिंक है। आप मुझे जो भी आपके क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर मेकिंग मी दिस मच हैप्पी, मतलब मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पे वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूंगी। बस आपको करना क्या है, मुझे सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहे। एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको किस पॉइंट में या फिर आपके प्रिपरेशन में किस चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि मैं उस पर अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।